नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर, जो एक कविता है जिसका नाम है उषा। तो यहाँ पर हम अपनी कविता को एक तरह से पढ़ चुके हैं, उसकी सप्रसंग व्याख्या भी मैं आप लोगों के लिए कर चुकी हूँ। तो आज हम यहाँ पर जो कविता के जो एक्स्ट्रा जो प्रश्न है, जो कुछ और यहाँ पर प्रश्न हैं, उनको हम पढ़ेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ को हमने पढ़ा है, उसका नाम है उषा। और आप देख रहे हैं कि हमने कविता में से काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं और अब तक आप लोगों को कविता जो है समझ आ चुकी होगी। इसका पाठ प्रवेश, कविता का सार और कविता का अर्थ, साथ ही कविता को हमने पूरी तरह से यहाँ पर पढ़ लिया था। देखिए, कुछ इसके अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न हमने पढ़े थे वो भी कुछ इस तरह से थे। तो अब यहाँ पर काव्य के सौंदर्य बोध संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम साथ ही पाठ के जो प्रश्न हैं, यानी कि इस पाठ से जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे उनको भी हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए और साथ ही आप चाहे तो इन प्रश्नों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं और इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो आप आसानी से उनके उत्तर भी दे सकते हैं। तो देखिए, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न यानी कि कितना आपने सीखा, वो आपको यहाँ पर अर्थ आपको समझ आ चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब हम कविता के काव्य सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न यहाँ पर करेंगे। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर इस काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। प्रश्न काव्यांश है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, जैसे घुल गई हो स्लेट पर लाल खड़िया चौक। मल्दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो देखिए, ये जो यहाँ पर काव्य के सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न है, इनको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था। जो लास्ट हमारा काव्यांश था, मल्दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। इस लास्ट पंक्ति का मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न बना के लाने के लिए कहे थे कि आप 5 प्रश्न यहाँ पर बनाकर लाएंगे इस लास्ट काव्यांश से। तो जिन बच्चों ने बनाया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो इस तरह से प्रश्न बनाना सीखें यहाँ पर कि कैसे प्रश्न बनाया जाता है। और आप लोग इसकी कॉपी में भी, अपनी नोटबुक में भी इसकी सप्रसंग व्याख्या कर रहे होंगे, इसको लिख रहे होंगे। तो इसमें जो विशेष होता है कविता में वो आप जरूर लिखें। इससे आप पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं कविता के बारे में, कितना आपने सीखा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न हैं। काव्यांश में प्रयुक्त उपमानों का उल्लेख कीजिए। जो काव्यांश में उपमान दिए गए हैं उनका उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, कविता की भाषागत 2 विशेषताओं की चर्चा कीजिए। कविता में जो भाषागत विशेषताएं हैं उनकी चर्चा कीजिए। किन उपमानों से पता चलता है कि यहाँ पर गांव की सुबह का वर्णन किया गया है। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो 4 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं काव्यगत विशेषता संबंधी, यानी कि काव्य बोध संबंधित प्रश्नों में
4 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं कि आपको जो काव्य का कितना आपको बोध हुआ है और जो काव्य सौंदर्य से आपको कितना समझ में आया है यहाँ पर। तो देखिए उपमानों का उल्लेख कीजिए। तो उपमान यहाँ पर जो शुरू में दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे उपमान दिए हैं। जैसे सबसे पहले सुबह को नीले शंख जैसा कहा है। जो सुबह का आकाश होता है जिसमें पूर्ण रूप से अभी सूरज की किरणें जो है नहीं निकली हुई है, उसको कहा है सुबह का जो आसमान है वो नीले रंग के शंख जैसा साफ सुथरा, शुद्ध और पवित्र प्रतीत होता है। राख से लिपा हुआ चौका। राख से लिपा हुआ चौका वो क्या होता है? उसको भी भोर का जो नभ होता है उसके लिए कहा है राख से लिपा हुआ चौका। काली सिल। काली सिल यानी कि जो अंधेरा, एक तरह से अंधेरे से युक्त आसमान है, यानी कि अभी सूर्य की लालिमा नहीं आई है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी भोर की वेला है और वो काले सिल के समान प्रतीत हो रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अंधेरा भी अभी है। स्लेट पर लाल खड़िया चौक। ठीक है, स्लेट पर लाल खड़िया चौक। तो स्लेट पर लाल खड़िया चौक जैसे भोर का नमी युक्त वातावरण है, उसमें उगते सूरज की जो लाली है उसको कहा है कि लाल केसर और लाल खड़िया चौक। ठीक है, नीले जल में झिलमिल गोरी देह। नीले जल में झिलमिल गोरी देह, ये किसको कहा है? जैसे ही नीले आकाश में, नीला नीला आकाश है और उस नीले आकाश से सब जब सूर्य की किरणें जो है निकलने लगती हैं तो हवा के कारण क्या होता है कि वो हमें क्या करती हुई दिखाई देती हैं? झिलमिलाती हुई दिखाई देती हैं। किरणें जो है हमें टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं। तो वो कहा है नीले जल में झिलमिलाती गौरी देह। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से 4-5, एक देखिए यहाँ पर एक छूट गया है उपमान जो कि है लाल केसर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 6 उपमान यहाँ पर दिए गए हैं पूरे काव्यांश में और यही इसकी काव्यगत विशेषता है मुख्य रूप से। जैसे नीले शंख युक्त आकाश, राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल से युक्त आसमान और लाल केसर से घिसा हुआ सिल, स्लेट पर लाल खड़िया चौक, नीले रंग की झिलमिलाती गोर देह। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ये उत्तर है। अगला प्रश्न है कविता की भाषागत 2 विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भाषागत विशेषताएं, तो सबसे पहले यहाँ पर कवि ने बहुत सारे उपमानों का प्रयोग किया है, एक ये हो गया। दूसरा, भाषा सरल और सहज है और तीसरा ये है कि ग्रामीण परिवेश का सहज चित्रों में वर्णन किया है। बिल्कुल एकदम सहज चित्र, जैसे राख से लिपा हुआ चौका, जैसे ही हम सोचते हैं, सुनते हैं, बिल्कुल हमारे दिमाग में आ जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही आजकल कितनी भी सुविधाएं हो गई हो, लेकिन एक जो टेस्ट होता है खाने का और बनाने का, जो एक चाव होता है, वो चूल्हे पर ही होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र की याद यहाँ पर तुरंत आती है। तो ग्रामीण परिवेश का सहज शब्दों में चित्रण यहाँ पर किया है और उपमानों का प्रयोग तो आप देख ही सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं, जैसे राख से लिपा हुआ चौका और बहुत काली सिल पर जैसे केसर मल दिया गया हो। ठीक है, ये दोनों ही ग्रामीण परिवेश यानी कि भाषागत जो है विशेषताएं हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कवि, अगला जो प्रश्न था वो था किन उपमानों से पता चलता है कि गांव की सुबह का वर्णन यहाँ पर किया है। कवि ने कौन कौन से उपमान दिए हैं जिनसे पता चलता है कि गांव की सुबह का वर्णन यहाँ पर किया है। तो देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले नीले आकाश में नमी होती है, वातावरण सुंदर होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है और एक तरह से यहाँ पर अगला कहा है, जो प्रश्न अगला यहाँ पर दिया है
भाव सौंदर्य आपने देखिए ख का ही दूसरा उत्तर यहाँ पर हम दे रहे थे। अब ग हम यहाँ पर पढ़ते हैं। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो उसको हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब सूर्य उदय हो रहा है, वातावरण में वायु है और साथ ही नमी है, और इस नमी के कारण वातावरण बहुत ही आकाश जो है बहुत ही स्वच्छ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें जो हवा चल रही है, उस हवा में ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी गोरी देह, कोई सुंदर देह जो है वो झिलमिला रही हो। यानी कि जब हवा चलती है तो हवा से सूर्य की किरणें जो है इधर उधर हिलने लगती हैं, और जिस कारण जब हम उन्हें एक तरफ से देखते हैं तो हमें वो टिमटिमाती हुई या झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से पहले प्रश्न के तीनों उत्तर हमने यहाँ पर कर लिए। अब प्रश्न 2 हम करेंगे। कोष्टक के प्रयोग से कविता में क्या विशेषता आ गई है? आपने देखा होगा कि बीच बीच में यहाँ पर, इससे पहले जो हमने कविता पढ़ी थी उसमें भी मैंने इस तरह का प्रश्न आपके लिए किया था कि कोष्टकों का प्रयोग क्यों किया जाता है, कोष्टकों के प्रयोग से क्या विशेषता आ जाती है कविता में। तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा है, काव्यांश में आए किन्हीं दो अलंकारों का नामोल्लेख करते हुए उत्पन्न सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त कविता में आए किसी दृश्य बिंब से आप अधिक प्रभावित हुए हैं और क्यों, वो आप लिखिए। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कोष्टकों के प्रयोग से क्या विशेषता आती है। तो कोष्टकों के प्रयोग से हम यहाँ पर अत्यधिक या अतिरिक्त जानकारी हम ले पाते हैं। जैसे कविता में कोष्टक में दी गई जानकारी क्या है? अभी गीला राख से लिपा हुआ चौका, फिर उसको ब्रैकेट में लिखा है, कोष्टक में लिखा है कि अभी गीला पड़ा है। यानी कि आसमान की नमी और ताजगी की जानकारी यहाँ पर हमें मिल रही है कि सूर्योदय के समय जो आसमान होता है उसमें किस तरह की नमी होती है, उसमें किस तरह की एक ताजगी होती है, उसका पता हमें यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए, काव्यांश में आए किन्हीं दो अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि दो अलंकार यहाँ पर हैं। जैसे काव्यांश में शंख जैसे में उपमा अलंकार है, शंख जैसा, ठीक है, नीला नभ जैसे शंख जैसा में उपमा अलंकार है। और बहुत काली सिल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनसे आकाश की पवित्रता एवं प्रातः के समय का मटियालापन प्रकट होता है। ये क्लियर हुआ। अगला है, उपयुक्त कविता में आए किसी दृश्य बिंब से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और क्यों। तो कौन सा दृश्य बिंब? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग दृश्य बिंब दिए गए हैं जिनसे आप सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, वो आपको लिखना है। तो एक तरह से इसका उत्तर आपने देना है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर इसका उत्तर दूं तो ये है कि इस काव्यांश में हमें जो लास्ट की पंक्ति है वो क्या है, हम नीले जल में गोरी देह के झिलमिलाने के बिंब से अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह का जो आकाश होता है वो आकाश एकदम से स्वच्छ होता है, साफ होता है और बिल्कुल नीला प्रतीत होता है, और नमी के कारण दृश्य जो है हिलते प्रतीत होते हैं। वायु और नमी के कारण दृश्य हिलते प्रतीत होते हैं। श्वेत सूर्य बिंब का आकाश में सुंदर, एकदम से बहुत ही सुंदर श्वेत बिंब आकाश में लगता है, और उसकी जो किरणें हैं वो जब धरती पर पड़ती हैं तो वो झिलमिलाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये काव्य बोध संबंधित प्रश्न भी हमारे यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो चलिए, अब हम पाठ्य पुस्तक से जो हल है हमारा, यानी कि पाठ्य पुस्तक में कविता से जो हमारे प्रश्न आए हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ये हमारे पाठ्य पुस्तक से हल, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनका जो कोई भी प्रश्न इससे आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपका पठित काव्यांश नहीं आया है तो प्रश्न आपका कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आता है इस से।
तो यहाँ पर देखेंगे कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जाता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो देख सकते हैं आप अलग अलग यहाँ पर एग्जाम के जो पेपर है उसका भी दिखाया गया है कि किस टाइम पे ये कौन से बोर्ड में ये आया है चैप्टर। तो यहाँ पे दूसरा सेम प्रश्न है, उसी तरीके का उत्तर इसका भी होगा। उषा कविता में गांव की सुबह का। अब देखिए दो प्रश्न हैं, ठीक है। कविता के किन किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, और दूसरा उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इसको आपने सउदाहरण प्रतिपादित करना है। उत्तर आपका दोनों ही एक तरह से सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही चीजें आपने बतानी है जो सेम पूछी गई हैं पहले प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम। कवि ने गांव की सुबह का बहुत सुंदर चित्रण करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे गतिशील बिंबों का प्रयोग किया है। भोर के समय जो आकाश है वो कैसा लगता है? वो नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। जो भोर का समय होता है उसमें आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। उसे राख से लिपे चौके के समान बताया गया है। किससे कैसा बताया गया है? उसे राख से लिपे हुए चौके के समान बताया है, जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राख से लिपा हुआ चौका, तो आपने देखा होगा कि कितना भी अगर हम देख लें तो उसमें हमें शहर में कहीं भी राख से लिपा हुआ चौका जो है बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रामीण जो है गांव की सुबह का सुंदर चित्रण किया है। और फिर कहा है लाल केसर से धोए हुए सिल। जब गांव में जब जो सिल होता है, अब तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि गांव में भी बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी जो सिल होता है, सिल यानी कि जिस पर मसाला पीसा जाता है, तो जब उस पर मिर्च पीसी जाती है, मसाला पीसा जाता है, तो वो लाल या पीले रंग का हो जाता है, ठीक है। लाल या पीले रंग का वो हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो सुबह है वो ऐसी लग रही है जैसे किसी लाल केसर से धोए हुए सिल सा। अब ये धोए हुए क्यों कहा है? क्योंकि वातावरण में क्या है? नमी है। वातावरण में अभी क्या है? नमी है, लेकिन एक लालिमा जो है छाई हुई है। और दूसरी उपमा यहाँ पर लाल खड़िया चौक से। तो ये सारे उपमान जो है ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्य के उदय होते ही इस उषा काल का जादू जो है समाप्त हो जाता है और सभी दृश्य एक दूसरे से न जुड़े हुए हैं और क्या है? लगातार गतिशील हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ये दृश्य जो है क्षण क्षण प्रतिक्षण जो है परिवर्तित होते रहते हैं, क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न है यहाँ पर, और इसके दो प्रश्न दिए गए थे अलग अलग तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2। इसमें आपको यहाँ पर बताना है एक तरह से इसमें विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच के स्थान। अब देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका जो कि गीला पड़ा है, उसको कोष्टक में रखा गया है। तो नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। जो भी कविता होती है उसमें जो चाहे विराम चिन्ह हो, वैसे तो विराम चिन्ह अभी आप क्लास 12th में है, विराम चिन्ह जो आपका टॉपिक है ये छोटी क्लासेस में आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि विराम चिन्ह ही वो चीज होती है जो आपको किसी भी वाक्य के अर्थ को समझने में हेल्प करती है। किसी भी वाक्य को के अर्थ को आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है।
तो विराम चिन्हों का और कोष्टक, ये कोष्टक भी एक आपका चिन्ह माना जाता है, जिसे कोष्टक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये कविता को अर्थ दे रहे हैं। इनका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे हम बताते हैं छोटे में ही कि कहाँ पर आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको अर्ध विराम का प्रयोग करना है, कहाँ पर आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। यदि वाक्य के एंड में पूर्ण विराम लगा है तो आपको कितनी देर के लिए रुकना है। अगर आपके वाक्य के अंदर अर्ध विराम लगा है तो वहां पर आपने कितनी देर के लिए रुकना है। अगर अल्प विराम है तो वहां पर कितनी देर के लिए रुकना है। और कैसे विराम चिन्ह किसी भी वाक्य को, किसी भी पैराग्राफ को कैसे सार्थक बनाते हैं, कैसे वो आपको पूरी तरह से समझ में आता है, वो सारी चीजें हम विराम चिन्हों के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये चीजें काफी ज्यादा अर्थ दे रही हैं कविता को। तो उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में पैदा हुए, कविता में आए हुए विशेष अर्थ को जो समझाइए, यानी कि जो अर्थ पैदा हुआ है उसे समझाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया उसी का उत्तर हम पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न का। नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने भी कोष्टकों का प्रयोग किया है। कोष्टकों में दी गई जो सामग्री है ये मुख्य सामग्री से संबंधित है। अब ये जो सामग्री कोष्टक में दी गई है ये हमारे मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा उस सामग्री के लिए पूरक का काम करती है, यानी कि उसके अर्थ को स्पष्ट करती है। अब जैसे राख से लिपा हुआ चौका, इतना कह दिया, लेकिन उसको पूरी कौन सी लाइन कर रही है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है अभी गीला पड़ा है। ठीक है, तो ये उसके लिए पहली लाइन के लिए पूरक का काम कर रहा है। वह कथन पड़ा है वाक्य कोष्टक में दिया गया है जो प्रातःकालीन नमी और ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्टक से पहले वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चलता है परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, काम की पूर्णता का तो हमें पता चलता है कि राख से लिपा हुआ चूल्हा जैसे गीला पर, राख से लिपा हुआ चौका, ठीक है, उसको पूरा कर रहा है, अभी गीला पड़ा है, यानी कि जो प्रकृति है वो राख से लिपे हुए चूल्हे के समान प्रतीत हो रही है। कैसी है, जो अभी गीला पड़ा है, यानी कि अभी उसमें सूर्य उदय नहीं हुआ है। 2 से 3 घंटे मैंने आपको बताया ना, सूर्य उदय के 2 से 3 घंटे बाद जो होता है, ये जो ओस की बूंदें होती है, ये जो नमी होती है, ये अपने आप दूर हो जाती है। ठीक है, तो गीला पड़ने से कथन अधिक प्रभावपूर्ण हो रहा है और स्पष्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी क्लियर किया। अपनी रचना। अब आपको यहाँ पर ये प्रश्न मैं आपको सबसे पहला दिन जो हमारा था इस चैप्टर से रिलेटेड, उसी दिन मैं आपको होमवर्क में दे चुकी थी कि आपने क्या करना है, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के शब्द का शब्द चित्र खींचिए। तो मैंने देखिए ना ही आपको उपमानों का प्रयोग करने के लिए कहा था, ना ही मैंने सूर्य अस्त के बारे में कहा था। मैंने आपसे कहा था फर्स्ट डे में ही कि आप क्या करें, सुबह के समय, आजकल का जो समय है, आप 5:15 से आप 6 बजे तक का जो समय है, 5:15 से 6 बजे तक का जो समय है, उसमें आप देखिए इतना टाइम, अगर आप थोड़ा देर पहले जल्दी उठ जाएंगे और अगर आप खुद को भी इतना समय अगर देंगे योगा मेडिटेशन के लिए, तो ये काफी ज्यादा आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए भी है। और देखिए बच्चों को तो वैसे भी जल्दी उठ जाना चाहिए, और क्योंकि आपने सुना होगा काग चेष्टा बको ध्यानम। ठीक है, यहाँ पर जो विद्यार्थी है उसके लिए कहा गया है कि काग चेष्टा बको ध्यानम, अल्पहारी, गृह त्यागी, और इस तरह से अलग अलग चीजों से यहाँ पर एक विद्यार्थी को बताया गया है कि वो किस तरह से कौवे की तरह उसकी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह से उसका ध्यान होना चाहिए, वो अल्पहारी होना चाहिए और गृह त्यागी होना चाहिए। और इस तरह से उसके यहाँ पर 5 लक्षण बताए गए हैं। तो सुबह एक बगुले की तरह, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च। ठीक है, स्वान निंद्रा जो यहाँ पर ये लाइन कही गई है, ये इसलिए कही गई है कि एक जो बच्चा होता है, जो विद्यार्थी होता है, कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, स्वान की तरह निंद्रा, अल्पहारी। ठीक है, अल्पहारी यानी कि भोजन भी कितना, अपने
भूख से ज्यादा नहीं खाना है, भूख से कम खाना है, अल्पहारी, ठीक है। गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम, अल्पहारी होना चाहिए, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ छाड़ के चले जाना है, गृह त्यागी मतलब आपने जो फालतू की चीजें हैं उनमें अभी ध्यान देना नहीं है। ये मैंने आपको शुरू से बताया है कि क्लास 12th तक जो बच्चों की प्राथमिकता होती है वो होती है अपनी पढ़ाई, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना आपने होता है यहाँ पर। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर आपको बताया जो सुबह का समय होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप थोड़ा सा आधा घंटा अपने लिए निकालें, उसमें योगा और मेडिटेशन करें, तो उससे क्या होता है आपकी याददाश्त बढ़ती है, काफी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, दिमाग शांत होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उसी समय में आप 5:15 से 6 बजे तक अगर बाहर निकलते हैं तो सूर्य उदय का जो चित्रण है, सूर्य उदय का जो दृश्य है, अब यहाँ पर कहा है कि अपने परिवेश के उपमानों, क्योंकि 12th में आप हैं और आप लोगों से इतनी उम्मीद की जाती है कि आपको छोटे मोटे उपमान देने आ जाएं, छोटे मोटे चीजों से आप दूसरों की तुलना कर सकें, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर कवि ने बहुत अलग अलग से उपमान दिए हैं, शंख जैसा कहा है, लाल काले सिल जैसा कहा है, ठीक है, लाल केसर सा कहा है, काली स्लेट सा कहा है। तो इस तरह के उपमानों का प्रयोग करके आप सूर्योदय और सूर्यास्त का एक सुंदर सा छोटा सा शब्द चित्र खींच सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसको आपके लिए रीड नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और आज का भी आपका होमवर्क यही है। चैप्टर समाप्त हमारा यहाँ पर हो गया है। अब देखिए लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के हल यहाँ पर है। सेम चीजें हैं, सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए। और ये प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर बताइए। और अगला सेम प्रश्न है, उषा कविता के आधार पर बताइए सूर्योदय से ठीक पहले प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसके उत्तर में हम यहाँ पर बताएंगे, सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला था, उसके बाद आकाश राख से लिपे हुए चौके जैसा होता है और सुबह की नमी के कारण वो गीला प्रतीत होता है। सूर्योदय की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगता है जैसे उस काली सिल पर किसी ने थोड़ा सा लाल केसर डालकर उसको धो दिया हो, या फिर काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। सूर्योदय के समय का बिंब ऐसा लगता है जैसे स्वच्छ नीले आकाश में या स्वच्छ जल में किसी की गोरी देह का जो प्रतिबिंब है वो झिलमिला रहा हो। तो देखिए उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए, सूर्योदय के साथ जो टूट जाता है। तो सेम चीजें जो ऊपर है उसी को यहाँ पर बताना है कि अब सूर्य उदय हो रहा है और जो जो उषा काल है उसका जादू टूट रहा है। तो इस तरह से इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सूर्योदय में पूर्व, सूर्योदय से पूर्व जो उषा है उसका दृश्य जो है अत्यंत आकर्षक होता है और भोर के समय किरणों का जादू इस तरह से लगता है, क्षण क्षण ये परिवर्तित होता है। तो इस तरह से अलग अलग को देकर आप बता सकते हैं कि किस तरह से वो जादू जो है टूट रहा है। तो इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पूरी कविता को हमने पढ़ा, कविता की हमने सप्रसंग व्याख्या भी की, अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पर किया, काव्य सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्नों को भी डिस्कस किया, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को भी यहाँ पर डिस्कस किया और साथ ही हमने यहाँ पर पूरी कविता को एक तरह से अच्छे से पढ़कर समझ लिया है। तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है चैप्टर से रिलेटेड, उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।